गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर मोशन इन ए प्लेन लेक्चर नंबर 5 में एक टॉपिक दैट इज जस्ट सिमिलर टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर किसी बच्चे को ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी हो तो वो इस टॉपिक में क्लियर हो जाएगी। आप को अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, आप ये सोच लीजिए कि अब शुरू से हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीख रहे हैं। ठीक है, बस स्टेटमेंट आपको याद रखनी पड़ेगी, बाकी सब कुछ सेम है। आपको करने का तरीका है, डेरिवेशन पोर्शन है, वही आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में है और वही आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में है। तो आप बिल्कुल कंसंट्रेशन से वीडियो को देखते रहिए, समझ में 100% आएगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, व्हेन two vectors are represented in both magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point, then the resultant of these two vectors is represented in both magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram. देख लीजिए क्या कह रहा है। ये जो स्टेटमेंट में हमने पढ़ा है कि एक वेक्टर मेरे पास ये है और एक वेक्टर है ये, इसको मैं पहले क्या बना देता हूँ, पैरेललोग्राम बना देता हूँ। इस तरह से मैंने इसको क्या बना लिया, क्योंकि मेरे पास गिवन तो केवल और केवल क्या थे, दो वेक्टर ही थे। तो दो वेक्टर ही थे, तो इसको पैरेललोग्राम बनाने के लिए मैंने कुछ ऐसा कर लिया। तो ये जो आपके पास था, इधर देखिए, ये आपका एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये पॉइंट है O। ठीक है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ वेक्टर A और इसको मैं नाम दे रहा हूँ वेक्टर B। तो ये पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड होगी, एक ये और एक ये। क्लियर है। एंड द पैरेललोग्राम इज ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट। कहाँ से ड्रॉ किया है मैंने, O पॉइंट से ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे ये जो एंगल रहेगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ थीटा। दैट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। भाई, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालने के लिए क्या करना होता था, दो वेक्टर्स की हेड से हेड या टेल से टेल कंसाइंड करवानी होती थी, और वो हमने यहाँ पे करवा दिया। हेड से हेड और टेल से टेल कंसाइंड करवाओ, या तो हेड से हेड या टेल से टेल। फिर उन दोनों के बीच में जो वेक्टर है, वेक्टर भी कौन सा, विच इज लेस देन 180 डिग्री, सॉरी एंगल भी कौन सा, लेस देन 180 डिग्री, उसी को क्या बोल लेंगे, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। कल मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो एंगल निकालने में, तो मोशन इन ए प्लेन हैज 4 लिख देना, बाय परमवीर चौहान। तो आपको वो लेक्चर मिल जाएगा जिसमें मैंने डायरेक्शंस के बारे में बताया था, डायरेक्शन और एंगल के बारे में बताया था। तो चलिए यहाँ पे हम इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं। लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स, वेक्टर A एंड वेक्टर B, वेक्टर A and vector B are represented in both magnitude and direction by the two sides of P
and OQ, two adjacent sides OP and OQ of the parallelogram OQSP, of the parallelogram OPSQ या OQSP, OQSP किया। अगली लाइन से लिखिए, इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स A and B is theta, if angle between the vectors A and B is theta, then the angle SPT is also theta, then the angle SPT is also theta। बट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था कल, उसमें हमने देखा था कि ये एंगल आपका थीटा यही यूज होगा, इसको मैं बाहर ले गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक टाइम के लिए भाई समझने के लिए हटा रहा हूँ, आपको नहीं हटाना है, आपको ये एंगल हटाना नहीं है, मैं केवल समझाने के लिए हटा रहा हूँ कि सपोज यहाँ पे कोई एंगल नहीं है, यहाँ पे कोई एंगल नहीं है, केवल और केवल किसके लिए हटा रहा हूँ मैं, इसको समझने के लिए हटा के चल रहा हूँ, आपको नहीं हटाना है, इसको रखना है, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं इस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, तो उसकी स्टेटमेंट में पढ़ा था कि इसका जो डायगोनल है वो क्या बताएगा, रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ पे मैं डायगोनल ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये हो गया आपका डायगोनल, और डायगोनल है इस ये बताएगा रिजल्टेंट वेक्टर R विच इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ठीक है। लेट द डायगोनल अलोंग OS, लेट द डायगोनल अलोंग OS इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर R which is given by vector R is equal to vector A प्लस वेक्टर B, ठीक है। उसके बाद एक स्टार पॉइंट नोट कर लीजिए, द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर B, द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर B इज बीटा। क्या लिया है मैंने, ये आता है ना बीटा बनाना है ऐसे, ये क्या होता है बीटा। इन दोनों के बीच में एंगल मैंने क्या लिया है, आपका बीटा लिया है। इतना हो गया। उसके बाद एक जो आप जैसे ये आपके पास नोटबुक का पेज है, तो आपने ये डायग्राम उसके बीच में इधर उधर कहीं पे भी बनाए, कोई बात नहीं है। यहाँ पे एक बॉक्स बना दीजिए, जैसे कल हमने किया था ऐसे ही एक बॉक्स बना दीजिए। उस बॉक्स में कुछ ऐसी चीज़ें हम निकाल के रखेंगे जो हमारे काम आनी है। तो वो क्या काम आनी है, देखिए, इन ट्रायंगल PTS, इन ट्रायंगल PTS ये एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, साइन थीटा इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा, ये होता है भाई साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा, ये, और हाइपोटेन्यूज ये, तो ये बन गया TS अपॉन PS, ये बन गया आपका TS अपॉन PS। अब देखिए
मेरे को ये एंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने होते हैं। अब इस पैरेललोग्राम के अंदर देखें, फ्रॉम डायग्राम इट इज क्लियर, फ्रॉम डायग्राम इट इज क्लियर ओ क्यू इज इक्वल टू वेक्टर ए इज इक्वल टू पी एस। बताइए सही बात है कि नहीं है? अरे ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही है। चलिए, अगर ऐसा है तो मैं लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे कि पी एस किसके बराबर है? वेक्टर ए के बराबर है। तो मैं क्या लिख दूंगा? टी एस अपॉन में ए, टी एस अपॉन में ए। ये सब हम मैग्नीट्यूड के लिए कर रहे हैं तो वेक्टर वगैरह लगाने जरूरी है नहीं। अब मेरे को टी एस फाइंड कर दिया, मैंने क्या कर दिया? टी एस फाइंड कर दिया, वो आ गया ए साइन थीटा। टी एस मैंने फाइंड कर दिया, वो मेरे पास क्या आ गया है? ए साइन थीटा। सिमिलरली इसी ट्रायंगल के अंदर अगर मैं कोस थीटा निकालना चाहूँ तो क्या होगा? कोस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज पी टी अपॉन में पी एस, पी टी अपॉन में पी एस, और विच इज ऑल्सो इक्वल टू वही आपका ये पी एस तो क्या है? एक वेक्टर है। तो क्या कर सकता हूँ मैं इसको? पी टी अपॉन में ए, पी टी अपॉन में ए। तो अब मेरे पास पी टी की वैल्यू क्या आ गई? पी टी इज इक्वल टू ए कोस थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो और इसको इक्वेशन सेकंड, लेकिन ये रखना एक ब्लॉक में साइड में है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं बड़े वाली ट्रायंगल लेता हूँ। इन ट्रायंगल किसके लिए कर रहे हैं? पहले यहाँ पे लिखोगे, जो काम करेंगे वो किसके लिए करेंगे? फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड के लिए मैं सोल्व कर रहा हूँ। तो क्या लेके चल रहा हूँ? इन ट्रायंगल ओ टी एस, ओ टी एस। ये जो बड़े वाली ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रही है बड़ी सी, है ना, ओ से टी, टी एस से ओ, ये वाली जो ट्रायंगल है, इसमें मैं क्या कर देता हूँ? मेरे को हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकालना है ना, तो मैं कर देता हूँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मेरे पास रिजल्ट आ रहा है ना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर? नाउ ट्राई टू सोल्व द क्वेश्चन। चल नहीं, सॉरी, मैंने ये थोड़ा सा गलत लिख दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं आएगा, ये साइड प्लस ये साइड का स्क्वायर आएगा ना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो बेस स्क्वायर क्या है आपका? ओ टी स्क्वायर और प्लस में टी एस स्क्वायर, टी एस का स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी स्क्वायर, ओ से टी, दैट इज ओ पी प्लस पी टी, ओ पी प्लस पी टी इसका होल स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर, टी एस स्क्वायर, इसको एज इट इज रख देते हैं, टी एस स्क्वायर। नाउ अब लिखोगे, नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन, नाउ बाय यूजिंग क्या चाहिए? टी एस, इधर पी टी भी चाहिए, पी टी भी चाहिए। नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, नाउ बाय यूजिंग, यहाँ पे क्या लिखोगे? नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट, क्या लिखोगे यहाँ पे? ओपी की जगह पे क्या लिखोगे? बी प्लस पी टी की जगह पे क्या लिखोगे? ए, पी टी की जगह पे ए कोस थीटा, ए कोस थीटा, और इसका क्या है? होल स्क्वायर प्लस टी एस की जगह पे क्या लिखोगे? टी एस की जगह पे ए साइन थीटा, तो ये आ गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नाउ सोल्व दिस, इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे आ रहा है आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस, इसका स्क्वायर ओपन कर लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर मैंने बताया था आपको कल भी, इसको और इसको नज़दीक नज़दीक लिखिए,
नज़दीक नज़दीक लिखने के बाद इनमें से ए स्क्वेयर कॉमन ले लीजिए। क्लियर है? ऐसा करने पे आपके पास साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा बन जाएगा और साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा 1 के बराबर होता है। तो क्या कर रहा हूँ मैं, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर लिया कॉमन, अंदर आ गया साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। अब ये जो टर्म है आपके पास ए साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, ये क्या होता है 1। तो यहाँ से जो रिजल्ट आया वो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से जो रिजल्ट आया वो क्या आ गया, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। ये आ गया मेरे पास फाइनल रिजल्ट। अब मेरे को तो मैग्नीट्यूड निकालना था, तो मैं क्या कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा का रूट। ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ गया है। अब आपको क्या करना है, आर इज मैक्सिमम व्हेन कोस थीटा इज मैक्सिमम, या फर्स्ट केस लेके चलोगे इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन कोस 0 पे क्या हो जाएगा बताइए मेरे को, कोस 0 पे इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ये हो जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, a प्लस बी का होल स्क्वेयर, a प्लस बी का होल स्क्वेयर अंडर द रूट, स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल, ये आ गया है a प्लस बी। तो मेरे को ये बताइए कोस 0 पे मैक्सिमम होता है कि नहीं होता है। अगर कोस 0 पे मैक्सिमम होता है तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो द रिजल्टेंट वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज 0 डिग्री। वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हो, 0 हो। तो नोट कर लीजिए कब मैक्सिमम होगा, जब कोस थीटा मैक्सिमम हो। कोस थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, और वो रखने के बाद इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, वो कितना होगा, a प्लस बी होगा। अब मैं कर रहा हूँ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, तो ये जो r का मैग्नीट्यूड है, तो ये आपको सभी को पता है कि कोस 90 डिग्री पे क्या होता है, 0 होता है। तो ये टर्म हो जाएगी आपकी 0, क्या बचेगा, अंडर द रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। क्लियर इतना। अब की बार लास्ट आपके पास बचा है जो एंगल है वो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, आप सभी को पता है कोस 180 डिग्री पे -1 होता है, तो ये माइनस आएगा इधर, तो ये बन गया आपका ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। और ये आप सभी को पता है क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वेयर है, इससे ये कैंसिल, ये आ गया आपका a माइनस बी। क्लियर। और ये आपका जो कोस की वैल्यू मिनिमम जो हो सकती है कोस थीटा की होती है -1, तो ये क्या है आपका मिनिमम है। तो आर मिनिमम a माइनस बी, आर मैक्सिमम a प्लस बी, आर व्हेन एंगल बिटवीन द वेक्टर इज 90 डिग्री, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये थे आपके पास इसके वैल्यूज। बस एक छोटा सा पार्ट और बचा है, और वो पार्ट ये बचा है कि हमें जो आर वेक्टर था रिजल्टेंट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, उसकी डायरेक्शन और निकालनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्शन और निकाल देंगे। चलिए, डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना होता है, डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना होता है, टेन थीटा निकालना होता है। थीटा की जगह क्या है यहाँ पे बीटा। तो बड़े वाले जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल OTS टेन बीटा इज इक्वल टू टेन क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, TS अपॉन बेस, बेस क्या है OP प्लस PT, OP प्लस PT।
इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। टी एस आपके पास क्या आया था, टी एस साइन थीटा से आया था शायद, टी एस किससे आया था, साइन थीटा से आया था, है ना। परपेंडिकुलर यूज किस में होगा, साइन थीटा में यूज होगा। तो साइन थीटा अगर यहाँ से निकालोगे तो क्या बना था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, टी एस अपॉन में वेक्टर ए, तो क्या आएगा, ए साइन थीटा। तो ये क्या आएगा आपका, ए साइन थीटा अपॉन में ओपी, ओपी क्या है, वेक्टर बी है, और आपका प्लस क्या है, पीटी, पीटी क्या आया था, बी कोस थीटा, क्या आया था, बी कोस, नहीं सॉरी ए कोस थीटा, क्या आया था, ए कोस थीटा। तो ये होगी आपकी डायरेक्शन के लिए। ये था आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम इसमें रह जाती है तो आप मेरे से डिस्कस ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ऐसा 11th क्लास का कोई पेपर नहीं होगा जिसमें कंप्लीट सिलेबस आए और ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का क्वेश्चन उस पेपर में ना आए। ऐसा कोई पेपर नहीं होता, यानी ये मान के चलिए कि फाइनल पेपर में इन दो में से एक 100% आना होता है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से कीजिए, फेयर नोटबुक में नोट कर लीजिए। आपको मैंने बता रखा है कि नेक्स्ट विजिट आपकी मंडे से शुरू हो रही है, और इस विजिट में पीसीएम का स्टाफ आपके घर आके नोटबुक चेक करेगा। और साथ में आपको मैं और बता देता हूँ, आपकी कोई भी प्रॉब्लम अगर रह गई हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो, तो अपना पहले ही टिक करके रखें कि ये हमें समझना है। हम घर आएंगे, मैं मतलब फिज़िक्स के लिए मैं आऊँगा, केमिस्ट्री के लिए तुषार सर, और मैथ के लिए परवीन सर। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी आप नोट करके रखिएगा। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई आर्टिकल समझ में नहीं आया, आप जैसे ही हम आए तो तुरंत हमारे से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन साथ में अगर वीडियो आपने देखा है और उसमें कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप वो वीडियो की जो प्रॉब्लम हो वो हमसे साथ साथ ही पूछ ले। ऐसा नहीं है कि पीछे तक की नोट करके बैठे मिलो, तो वहाँ पे देखो हमें भी गुस्सा आ जाता है कि ये एक आर्टिकल था, इस आर्टिकल में ये बात हमने बताई थी और आपने पूछा ही नहीं, अब कह रहे हो समझ में नहीं आया। तो आपने कब कहा हमारे से समझ में नहीं आया? हाँ, हो सकता है कोई न्यूमेरिकल में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रह गई हो, या आपने पूरी कोशिश कर ली हो, और वो पूरी कोशिश मैं चेक करता हूँ आपसे। आपको तो पता है जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं, मैं कोशिश ज़रूर चेक करता हूँ। कोई बच्चा ये कहेगा नहीं ये आर्टिकल समझा दो, मैं ऐसे नहीं समझाता, मैं पूछूंगा पहले आपने क्या किया, कहाँ किया, वो मेरे को चेक करवा दीजिए कि फेयर नोटबुक में ये कर रखा, रफ में ये कर रखा, करके मैंने अपनी तरफ से कोशिश कर ली लेकिन मेरे समझ में नहीं आया, तो फिर मैं समझाऊंगा। ऐसा नहीं है आए और टिक लगा के बता दिया ये समझा दो वो समझा दो, ऐसे नहीं समझाऊंगा। और ना मैं बाकी टीचर्स को समझा दूँ, पहले मैं आपकी जो ट्राई है उसको चेक करूँगा कि हमने ट्राई किया था इसको समझने के लिए लेकिन हमारे समझ में नहीं आया, वो ट्राई कहाँ पे किया था वो ज़रूर चेक करूँगा मैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।